लगातार बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड में लग सकता है मिनी लॉकडाउन। ऑक्सीजन की कमी पर बोले सीएम तीरथ सिंह रावत, कहा प्रदेश में ऑक्सीजन की नहीं है कोई कमी। पौड़ी के राज महाविद्यालय में मिले कोरोना के नए केस, अध्यापक समेत 18 बच्चे कोरोना संक्रमित, 11 छात्रों को हॉस्टल में किया गया आइसोलेट। प्रतीकात्मक रूप से हर की पेड़ी पर देवडोलियों ने किया कुंभ स्नान, संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने संयोजक मंडल के पदाधिकारियों के साथ किया स्वागत। और रुड़की में युवती की हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। मैं हूं जुबैर खान। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए रविवार को नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत अब सार्वजनिक आयोजन और शादी में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जिलों की वर्तमान हालत के अनुसार सभी जिला अधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जिलों में कर्फ्यू लगाने और कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होंगे, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उद्योग, भारवाहन, निर्माण कार्य और अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रह सके। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों की ओर से खुद आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया गया है, वो खुद रिपोर्ट आने तक आइसोलेट करेंगे और कोविड नियमों का पालन भी इस दौरान किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के रोकथाम के संबंध में आदेश अपर सचिव राधा रतूड़ी की ओर से रविवार को जारी किए गए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सुझावों के बहाने व्यवस्था की खामियों को सामने रखा, लेकिन सरकार को पूरा सहयोग भी दिया। सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए भी कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। जन जागरूकता से हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। कोरोना रोकथाम में प्रयुक्त होने वाली दवा और इंजेक्शन आदि की कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि प्रवासियों के लिए मैदानी जिलों में क्वारंटीन सेंटर बनाए जाए। स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को सरकार 25% तक बढ़ाएगी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के सांसद अजय भट्ट ने काशीपुर के कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी सीएमएस से मौजूद स्थितियों के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि देश और विदेश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ रहा है, जो कि एक महामारी का रूप ले चुका है। इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय आपदा मान लिया गया है। सरकार को महसूस हुआ है कि संसाधनों की कमी है और व्यवस्थाओं की भी कमी है, लेकिन सरकार ने संभलते हुए 24 घंटे के भीतर इन तमाम कमियों को संभाल लिया है और इन कमियों को दुरुस्त भी किया गया है। उधमसिंह जिले के कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि किच्छा के मेडिकल कॉलेज ने 400 बेड सरकार को दिए हैं। इसी के साथ रुद्रपुर और काशीपुर के होटलों का भी इंस्पेक्शन किया गया। एकाएक ही मैंने कहा ना आपसे कि अनएक्सपेक्टेड ये पेंडेमिक आ गया था अचानक कोरोना का दोबारा से, तो उसके लिए कई स्टेट्स में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ ऑक्सीजन का। वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से उन्होंने पहल करी, तो एकदम से वो सब ठीक ठाक हो गया है अब। परंतु हमारे प्रदेश में ही ऑक्सीजन की बड़े बड़े प्लांट चलते हैं, तो हमको उसका फायदा हुआ और हमने बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ पर रख ली, जो हमारे हर हॉस्पिटल में आज चाहे प्राइवेट हो चाहे हमारे सरकारी हॉस्पिटल हो, ऑक्सीजन रखी हुई है। इस वजह से यहाँ पर जो पेशेंट हैं उनको ठीक ठाक इलाज भी मिल रहा है। देश में और विश्व में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है। ये एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है, बड़ी आपदा है, राष्ट्रीय आपदा है ये, इसको इंटरनेशनल आपदा भी माना गया है। इसलिए सरकार ने एकाएक ही जो इस साल बढ़ गया अनएक्सपेक्टेड, इसके लिए एक आध दिन थोड़ा सा हमको महसूस हुआ कि चीज़ों की कमी है, व्यवस्थाओं में कमी है, लेकिन बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर सारी चीज़ों की कमी को संभाल लिया है और चुस्त और दुरुस्त कर दिया है। और हम लोग आज देखिए, कल मैंने नैनीताल के कोविड सेंटर देखे जहां मरीज भर्ती हैं। आज मैंने उधम सिंह नगर के जितने भी कोविड सेंटर हैं,
हम अभी मेडिकल कॉलेज में गए थे उधर किच्छा में। वहाँ के मेडिकल कॉलेज में 400 बेड हैं, वो डेडिकेटेड कर दिए गए हैं, उन्होंने हमको दे दिया है, सिरा सरकार को दे दिया है। इसी तरह से हमने जिंजर होटल को देखा। अब आप यहाँ देख रहे हैं काशीपुर के दो होटल जो हैं ये हैं, अच्छी व्यवस्था सरकार कर रही है। इसमें जो भी पेशेंट रह रहे हैं उनके खाने का, पेयजल का, दवाइयों का, साफ सुथरे बिस्तर का, ये सारे इंतजाम ठीक ठाक हैं कि नहीं, ये देखने के लिए मैं आया हूँ। बड़ा संतोष हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कमी नहीं करी गई है और हमारे चिकित्सक बहुत मनोयोग से इसमें लगे हैं। वो बेचारे भी तन्मयता से इसमें काम कर रहे हैं। इस समय इनको सैल्यूट करना हम सबका कर्तव्य है, इनकी हौसला अफजाई करना हम सबकी कर्तव्य है। इसीलिए मैं जगह जगह कोविड सेंटरों में जाकर सब लोगों को मनोबल भी बढ़ रहा है और क्या व्यवस्थाएं हैं, कोई कमियां हैं तो उसको भी हम देख रहे हैं। प्रसन्नता का विषय है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, आज भी उनकी इस समय भी वीसी चल रही है। सारे लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से जो एक आपदा आ गई। पौड़ी चाकीसेठ में राठ महाविद्यालय में एक अध्यापक समेत 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव पाए गए इन बच्चों में से 11 बच्चों को राठ महाविद्यालय के हॉस्टल में आइसोलेट किया गया है, जबकि एक टीचर को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही 7 बच्चे जो अन्य जिलों के हैं जो पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हें घरों के लिए रवाना किया गया था। अब इन बच्चों से संपर्क करके इन बच्चों को होम आइसोलेट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कहा जा रहा है। उधर हल्द्वानी में फैलते कोरोना प्रकोप के चलते आज लॉकडाउन लगाया हुआ है और इस दौरान पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लॉकडाउन का पालन कराने में जुटा हुआ है। अनावश्यक बाहर निकल रहे लोगों का पुलिस चालान कर रही है। केवल अति आवश्यक कार्य के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं और टैक्सी सर्विस पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम शहर का निरीक्षण कर रही है। एसडीएम विवेक राय खुद पूरे शहर का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे शहर के लोगों को कोरोना के घातक प्रकोप के बारे में पहले से जानकारी दे दी गई है, लिहाजा लोग भी सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी लोगों से अपील की गई है कि बेमतलब बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल समय समय पर करते रहें। बावजूद इसके जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नगर निगम की टीम द्वारा भी बाजार को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा हल्द्वानी प्रशासन के मिनी स्टेडियम में ऑक्सीजन युक्त कोविड अस्पताल शुरू करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग खुद सड़कों पे चल रहे हैं, सामान्य स्थिति है, लोग घरों में हैं। लोगों ने जो है, जनता ने शासन के आह्वान को स्वीकार किया है। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि कोरोना से बचना है तो हमें मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, अपने को सैनिटाइज करना है, हर तरीके से सरकार की जो है कोविड के संबंध में दी गई गाइडलाइन का पालन करना है। इसके अलावा क्या बाजार भी सैनिटाइज कराया जाएगा? बिल्कुल सर, बाजार और ऑफिसेज दोनों सैनिटाइज की जा रही हैं। अभी मैं जो है अपने कार्यालय को, सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय को, विकास प्राधिकरण के कार्यालय को सैनिटाइज करवाया हमने। अभी हमने मिनी स्टेडियम को भी सैनिटाइज करवाया है और मिनी स्टेडियम में चलने वाली हमारी जो कार्रवाई ऑक्सीजन के बेड की तैयारी के है, उसका भी पर्यवेक्षण करके आ रहा हूँ। तो फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद आपने उत्तराखंड में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी देहरादून समेत पूरे राज्य में रविवार को लॉकडाउन का असर दिखाई दिया। इस दौरान दुकानें बंद रही और सड़कें कुछ हद तक खाली दिखी। जो लोग बिना किसी काम के घर से निकल रहे थे, पुलिस ने उनका चालान भी किया। इसके अलावा प्रदेश में सैनिटाइजेशन का काम भी जारी है। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी रविवार को सैनिटाइजेशन कार्य में भागीदारी निभाई। बता दें कि देहरादून जिले में विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में अब तक के कोरोना काल में 24 घंटों में सर्वाधिक रिकॉर्ड 49 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है,
जबकि 1776 लोगों की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों और मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजधानी देहरादून में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक अजीब सी वीरानी शहर में देखी जा सकती है। लॉकडाउन का असर साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट पैदा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिले की गैस प्लांटों में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन बढ़ती मांग के मद्देनजर अस्पतालों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है। ऐसे में फैक्ट्रीज में प्रयोग होने वाली ऑक्सीजन सिलेंडरों के अधिग्रहण के संकट से दूर किया जा सकता है। हरिद्वार के निजी अस्पतालों में रोजाना 500 से ज्यादा डी टाइप और बी टाइप ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की खपत हो रही है, जबकि कोविड की दूसरी लहर से ऑक्सीजन सिलेंडरों की दैनिक खपत केवल 250 ही थी। हरिद्वार में रोजाना 600 से 1000 तक कोविड संक्रमित मिल रहे हैं। काफी संख्या में संक्रमित अस्पतालों में भर्ती भी हो रहे हैं। नतीजतन अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में सिलेंडर मौजूद नहीं है। सिलेंडरों की कमी के चलते अस्पतालों में मरीजों की जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, जिससे आने वाले दिनों में समस्या और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण के बीच सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी विनोद कुमार सुमन को सैनिटाइजेशन का नोडल अफसर बनाया है। पूरे प्रदेश में चल रही सैनिटाइजेशन की रिपोर्ट वो रोजाना सरकार को देते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1200 कर्मचारियों को सैनिटाइजेशन में लगाया गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए प्रदेश में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें 513 वाहनों को भी लगाया गया है। 370 लाउड स्पीकर्स की मदद ली जा रही है। रोजाना 10 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसमें कंटेनमेंट जोन से लेकर पार्किंग, सार्वजनिक परिवहन से लेकर जुड़े क्षेत्र भी शामिल है। रोजाना 13,351 लीटर सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल बाकायदा किया जा रहा है। और रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा गांव में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। बता दें कि देश भर के साथ ही रुड़की क्षेत्र में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार भी चिंतित दिखाई दे रही है। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग शहर से लेकर गांव तक कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगा रहा है। यहाँ पे 11 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और यहाँ पे कम से कम 100 तो हो जाएगा। लोग यहाँ पे काफ़ी जागरूक है कि यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के लिए आ गए हैं और यहाँ पे 3 आंगनवाड़ी और आशाएं सारी उपस्थित है। सर ये हमारा टाइम मॉर्निंग 9 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगा और 5 बजे के बाद अगर कोई लाभार्थी लगवाने का इच्छुक है तो हम उसके बाद सर कैंप तो कंटिन्यू चल रहा है। सर साइट चेंज कर देते हैं, जैसे आज यहाँ पे पंचायत घर में, कल आंगनवाड़ी सेंटर पे हो सकता है या फिर सब सेंटर पे हो सकता है। तो फिलहाल वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,
चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए आदेश दिए हैं। सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की दरें भी तय की हैं। प्रति इंजेक्शन 2,464 रुपए में यह इंजेक्शन आपको बाजार में मिलेगा। इससे अधिक कीमत लेने पर सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र से राज्य को 3200 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। इन्हें सरकारी निजी अस्पतालों को मांग के मुताबिक बांटा जाएगा। दून मेडिकल कॉलेज समेत कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे सरकारी और निजी अस्पतालों को उनकी मांग के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटे गए हैं। वहीं सरकार ने इंजेक्शन की जो कीमत तय की है, इसमें सभी प्रकार के टैक्स भी शामिल हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी स्वास्थ्य दिशा निर्देशों और प्रतिवादियों की सुरक्षा के मद्देनजर हाईकोर्ट में 26 अप्रैल यानी सोमवार से शुक्रवार तक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की ओर से अधिवक्ता, अधिकारी और कर्मचारियों से निर्देशों का पालन करने के आदेश भी दिए गए हैं। रविवार को रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उच्च न्यायालय 26 अप्रैल सोमवार से 30 अप्रैल शुक्रवार तक बंद रहेगा। 1 और 2 मई को शनिवार और रविवार हैं। इस वजह से न्यायालय में कामकाज 3 मई से होगा। इस अवधि में न्यायालय की रजिस्ट्री भी बंद रहेंगी। जरूरी और असाधारण परिस्थितियों से संबंधित मामलों के लिए संबंधित वकील इस अवधि में सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए राज्य सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य किया है, लेकिन इसके बाद भी कई लोग पंजीकरण कराए बिना यहां पहुंच रहे हैं। शनिवार को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर बने पंजीकरण के लिए अन्य वाहनों को पुलिस ने लौटा दिया। साथ ही कई यात्रियों के तुरंत पंजीकरण भी कराए गए। यहां कोरोना जांच कराने के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। दून में कोविड कर्फ्यू होने की वजह से आवाजाही बेहद कम रही। हालांकि शादियों के मुहूर्त होने के कारण बड़ी संख्या में बाहर से लोग दून पहुंच रहे थे। आशा रोडी चेक पोस्ट पर आते ही उनके पंजीकरण की जांच की गई, लेकिन ज्यादातर लोग बिना पंजीकरण के ही यहां आए थे। कई उन्हें शादी के कार्ड भी दिखाए, लेकिन पुलिस ने पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य करने का हवाला दिया। परिवार के साथ अपनी कार से आशा रोडी चेक पोस्ट पर पहुंचे सहारनपुर निवासी रहमान ने बताया कि प्रेमनगर में उनके रिश्तेदार के यहां शादी है। उन्होंने स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण भी नहीं कराया था। ऐसे में पुलिस ने उन्हें लौटा दिया। देवभूमि, जिसका नाम ही अपने दिव्यता को प्रदर्शित करता है, जिसके पर्वतों की चोटियों पर बने पौराणिक मंदिर और नदी संगमों में चमकते शिवालय बरबस ही सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी देवभूमि की विभिन्न डोलियां आज गंगा स्नान को हरिद्वार पहुंची। प्रत्येक 12 वर्ष में यह सौभाग्य आम जन को प्राप्त होता है, जब उत्तराखंड के साथ ही नेपाल और हिमाचल से भी दिव्य डोलियां और पवित्र निशान महाकुंभ में पहुंचते हैं। हालांकि कोविड प्रसार की आक्रामकता को देखते हुए देव स्नान को सांकेतिक रखा गया है, जिसकी वजह से सिर्फ 4 देव स्थानों से ही डोलियां हरिद्वार पहुंची। इसमें मां धारा देवी, मां सुरकंडा देवी, देव घंटाकर्ण और मां दक्षिण कालिंका की डोलियां शामिल रही। 2010 और 2016 की भांति इस बार भी 2021 में तमाम रिस्ट्रिक्शन के बावजूद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उत्तराखंड सरकार के अनुरोध पर इस संक्षिप्त रूप में भी लेकिन भव्य रूप से आपने आयोजित किया। आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। चाहे संत हो, सन्यासी हो, बैरागी हो, उदासी हो अथवा निर्मले, किसी भी मढ़ी से हो या फिर वैष्णव के चरथू संप्रदाय से, सर्वाधिक श्रृंगार उस दिन करते हैं जब शाही स्नान की जमात हर की पेड़ी पर कुंभ स्नान करने जाती है। कुंभ का अंतिम स्नान चूंकि तीनों बैरागी आनियों के लिए सबसे बड़ा है, लिहाजा इस दिन वैष्णव का तिलक वैभव दर्शनीय होगा।
साथ ही श्री महंतों और खालसों की तिलक पहचान भी मन मोह लेगा। स्नान के लिए जाते बैरागी संत कुमकुम, रोली, चंदन और केसर का तिलक लगाते हैं। कुछ बैरागी भुजाओं और मस्तक पर भस्म भी लगाते हैं। सन्यासी अखाड़ों के नागा जहां 16 प्रकार के तिलक लगाते हैं, तो वहीं बैरागी साधु 64 प्रकार के तिलकों से सज धज कर गंगा नहाने जाते हैं। बता दें कि कुंभ का मेला अंतिम शाही स्नान 27 अप्रैल को है, जबकि हरिद्वार कुंभ मेले का समापन 30 अप्रैल को होगा। और अब खबर उत्तराखंड के चमोली में, जहां चीन तिब्बत सीमा पर सुमना 2 में आए हिमस्खलन में अब कुछ लोग लापता हैं। उनकी तलाश के लिए सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लापता लोगों की संख्या 8 बताई जा रही है। खोज अभियान में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। हादसे के बाद से अब तक 11 व्यक्तियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 7 घायलों को सेना अस्पताल जोशीमठ में इलाज चल रहा है। वहीं घायलों में से एक की हालत देहरादून में गंभीर बताई जा रही है। रुड़की के कृष्णानगर में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सफरपुर गांव का निवासी हैदर अली की पिछले कुछ वर्षों से मृतक निधि से गहरी जान पहचान थी और दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन मृतका आरोपी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ आरोपी एक तरफा प्यार में पागल था, लेकिन मृतक हैदर से पीछा छुड़ाना चाहती थी और उसका फोन नहीं उठा रही थी। इसी बात से नाराज होकर हैदर ने अपने 2 दोस्तों के साथ निधि की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़की ने थी जिसकी हत्या हो गई थी, उसके मैं एक जो मुलजिम था मौके में पकड़ा गया था। उस हैदर से जब पूछताछ हुई थी और उसके द्वारा जब पता लगा कि उसके साथ 2 और सह व्यक्ति जो उसके साथ थे, एक आरिफ था और एक हमारा शारिक था, ये 2 व्यक्ति वहाँ से फरार हो गए। जब पुलिस ने और CIU और हमारी लोकल पुलिस ने इसमें CO रुड़की के नेतृत्व में इसमें इनकी जब अरेस्टिंग हुई, तो जब पूरा मामला जब सामने आया वो ये कि ये लड़का पिछले 3 साल से इस लड़के से करीब था और किसी बात को लेके इनके बीच में मनमुटाव चल रहा था और लड़की इससे अपना आपको पीछे छुड़ाना चाह रही थी। इस चीज़ को देखते हुए लड़का कल करीब 1 बजे उसके घर में आया और वो लड़की उस समय वहाँ अकेली थी। इसने इसको चाकू से गला रेत के इसकी हत्या कर दी। इसके जो 2 साथी थे मौके से फरार हो गए। इसको जो वहाँ की पब्लिक था उनकी मदद से पकड़ा गया और इन तीनों ही अभियुक्तों को हम जो 2 अभियुक्त जो फरार हो गए थे उनको भी अरेस्टिंग करने के बाद तीनों को ही अभी हम लोग। तो आपको बता रहे हैं कि रुड़की के कृष्णानगर में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक सफरपुर गांव का निवासी हैदर अली की पिछले कुछ सालों से मृतक निधि से गहरी जान पहचान थी और दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन मृतका आरोपी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ आरोपी एक तरफा प्यार में पागल था, लेकिन मृतका हैदर से पीछा छुड़ाना चाहती थी और उसका फोन नहीं उठा रही थी। इसी बात से नाराज होकर शायद हैदर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर निधि का कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल जिले के लालकुआं में राजस्व विभाग की ओर से सील की गई एक संपत्ति को खुलेआम लूटा जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। दरअसल देखरेख न होने की वजह से कुछ लोगों की ओर से इस संपत्ति को लूटा जा रहा है। इस संपत्ति से अब तक कई चीजों को लूटा जा चुका है, जिसमें लोहे आदि का सामान भी शामिल है। उधर इस मामले में उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह का कहना है कि अगर सील हुई संपत्ति से प्रशासन की बिना इजाजत के कोई भी सामान निकाला जाता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन यहां अभी सवाल ये उठता है कि जब संपत्ति की देखरेख ही नहीं हो रही है तो उसे लूटने से बचाया कैसे जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये संपत्ति को प्रशासन ने सील किया था, लेकिन इसको खुलेआम स्थानीय लोगों के जरिए लूटा जा रहा है और प्रशासन की दलील ये है कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। लेकिन जब देख रेख ही किसी संपत्ति की नहीं होगी तो ये सवाल जरूर उठेगा प्रशासन की तरफ से कि भाई आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती उन आरोपियों के खिलाफ जो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद 27 अप्रैल को फिर से बारिश बर्फबारी का सिलसिला लौटेगा। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक 25 और 26 अप्रैल को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 27 को एक और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव आएगा। 27 को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की सी बारिश हो सकती है। वहीं गर्जन के साथ बारिश की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। बर्फबारी के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से संकेत दिया गया है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 28 अप्रैल को भी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी का सिलसिला बना रहेगा। वहीं 29 और 30 अप्रैल को भी मौसम में परिवर्तन की संभावना कम है। शनिवार को भी राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक इस हफ्ते अच्छी बारिश हुई है, आगे भी इसकी संभावना बनी हुई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उत्तराखंड में 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद फिर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 और 26 अप्रैल को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 27 को एक और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में परिवर्तन आएगा। 27 को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो फिलहाल आपने उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता?